गुड इवनिंग टीम। तो आज से हमारा एआई का एंटरप्राइज एआई का सेशन स्टार्ट हो रहा है। ये करीब 24 सेशन है लगातार जो एआई के ऊपर है। और ये बहुत डेप्थ में जाने वाला है। इसके पहले भी मैंने बहुत सारे एआई के सेशन ले चुका हूँ। तो इस सेशन में कुछ वर्ड्स रिपीट भी होंगे, बट और अच्छी तरह से समझ में आएगा, उसको ध्यान से देखिए क्योंकि आज का पहला जो है बेसिक है हमारा। करेक्ट। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो अभी हमारे स्क्रीन पे जो दिख रहा है ये सेशन का फ्लो है। इस सेशन में हम क्या क्या लर्न करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एआई क्या होता है, एआई किस प्रकार से इवॉल्व हुआ है, और कंपनीज में एआई का कैसे यूज किया जाता है, और कंपनी कैसे एआई ड्रिवन बनती है, क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, और इसका बिजनेस यूज केस हम देखने वाले एआई के ऊपर। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि जब स्टार्टिंग में जब सॉफ्टवेयर बना था तो वो किस प्रकार से काम करता था। तो जो स्टार्टिंग हमारा सॉफ्टवेयर था उसको बोलते थे ट्रेडिशनल सिस्टम। तो ट्रेडिशनल सिस्टम क्या होता था कि जब आप प्रोग्रामिंग करते थे किसी भी लैंग्वेज में, तो आप जो उसमें स्टेटमेंट लिखते थे, कमांड लिखते थे, और उस प्रोग्राम को जब भी रन करते थे वो लगभग वो उस प्रकार का ही आउटपुट देता था। जैसे एग्जांपल के लिए आपने कोई इनपुट दिया, आपने कोड लिखा है और आपको एक आउटपुट मिला। जैसे एग्जांपल के लिए इनपुट आपने दिया 2+2 और आपको रिजल्ट मिला 4। तो ये इस प्रकार के जो सिस्टम होते थे लगभग सेम इनपुट आने पे सेम आउटपुट बार बार देंगे जब तक कि आप इनपुट चेंज न करें। तो ये ट्रेडिशनल सिस्टम सबसे पहले बनता था, बहुत पहले इस प्रकार की प्रोग्रामिंग होती थी। बाद में फिर ये चेंज होना चालू हुआ। तो हमारे पास आया रूल बेस्ड सिस्टम। तो रूल बेस्ड सिस्टम में जैसे कि आप अगर प्रोग्रामिंग किए होंगे तो इफ कंडीशन जैसे होती है, जिसमें आप बहुत सारे रूल्स को लगा सकते हैं जिसको हम बोलते हैं लॉजिक। तो जैसे मान लो कि यहाँ पर आपने लगा दिया कि अगर एज 18 से ऊपर है, देन उसके बाद अलाउ रहेगा कि वो अकाउंट ओपन कर सकता है। तो ये एक रूल हो गया। तो जब भी पहले एज को चेक करेगा, अगर 18 से ऊपर है तभी वो अलाउ करेगा। तो इस प्रकार से बहुत सारे रूल्स लगाए जाते थे। और हमारा जो एप्लीकेशन होता है, सॉफ्टवेयर होता है, इन रूल्स के ऊपर काम करता है। तो रूल बेस्ड सिस्टम आया तो हम बोलते थे कि हमारा जो एप्लीकेशन है वो रूल के हिसाब से काम कर रहा है। तो इस प्रकार से कैलकुलेशन भी कर रहा है, प्लस उसके बाद हमने इसमें लॉजिक लगा दिए, रूल्स लगा दिए, काफी इफ कंडीशन वगैरह लगा दिए। तो ये सिस्टम आ गया हमारे पास, रूल बेस्ड सिस्टम। इसके बाद जब हम आगे जाते हैं तो आप देखते हैं कि हम मशीन लर्निंग पे आ गए। तो मशीन लर्निंग जब भी वर्ड आता है तो आपको एक ही चीज याद रखना है इसकी डेफिनेशन में कि पास्ट डाटा से पैटर्न को निकाल करके ये काम करता है। तो मशीन लर्निंग का मतलब है कि उसके पास डाटा होना चाहिए, बहुत ज्यादा डाटा होना चाहिए ना। तो हम इसको बोल सकते हैं पास्ट डाटा। जैसे अगर एग्जांपल के लिए 5 ईयर का डाटा आपके पास अगर अवेलेबल है, तो मशीन लर्निंग क्या करेगा, उस 5 ईयर के डाटा को रीड करेगा और उसमें से कुछ पैटर्न्स निकालेगा, और पैटर्न्स के बेस पे वो काम करेगा। जैसे कि मान लो प्रोडक्शन दे सकता है, या फिर हो सकता है कि आइडेंटिफाई कर सकता है किसी चीज को। ठीक है। तो जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है कि अगर जैसे मान लो डॉग का इमेज अगर बार बार अगर उसको बताया जाए, कम से कम 8-10 प्रकार के डॉग के, डिफरेंट टाइप्स के डॉग के इमेज दिखाया जाए, उसके बाद वो लर्निंग कर लेता है। उसके बाद किसी भी प्रकार का इमेज दिखेगा डॉग का, वो आइडेंटिफाई कर लेगा कि ये डॉग है। तो मशीन लर्निंग का जो बेस होता है वो डाटा होता है, राइट। तो जो डाटा होता है पास्ट डाटा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जब कोई सॉफ्टवेयर कंटिन्यूस काम करने लगता है तो उसके डाटा स्टोर होते हैं, करंट ईयर के हो गए, पिछले साल के हो गए, और उसके पिछले साल के हो गए। तो मशीन लर्निंग उन सारे डाटा के ऊपर काम करता है और पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करके फिर अपना काम करता है। जैसे आप बोल सकते हैं कि फ्रॉड डिटेक्ट करना है। तो जैसे मान लो फ्रॉड डिटेक्शन करने के लिए भी क्या चाहिए उसको, पिछला पास्ट डाटा चाहिए। और पास्ट डाटा से फ्रॉड डिटेक्ट कर लेता है। एक होता है एनोमली डिटेक्शन। तो एनोमली डिटेक्शन भी उसके लिए भी उसको पास्ट डाटा चाहिए। और एनोमली और फ्रॉड में मैंने क्या बताया था कि अगर कोई ट्रांजेक्शन उसको पैटर्न से डिफरेंट दिखता है तो उसे वो एनोमली मानता है। बट लेकिन अगर वो कंफर्म कर लेता है कि ये फ्रॉड है तो वो डिटेक्ट करके बताता है फ्रॉड है। तो ये जो हम पढ़ रहे हैं एक्चुअली में किस प्रकार से हमारा जो सिस्टम है वो आगे बढ़ता है या एआई तक कैसे आए, तो उसके सिस्टम को मैं यहाँ पर बताते जा रहा हूँ। ठीक है। सबसे पहले ट्रेडिशनल बताया, रूल बेस्ड बताया, और अभी मैं इसमें एमएल यानी कि मशीन लर्निंग की बात कर रहा हूँ। ठीक है। इसमें एक और एग्जांपल दिया, जैसे लोन डिफॉल्ट प्रोटेक्शन। तो अगर मान लो कि जैसे बहुत सारे कस्टमर, 1 लाख कस्टमर करीब है, और सिस्टम में अगर मान लो डाटा को
एनालाइज किया जाता है। तो वो देखता है कि कौन ऐसे कस्टमर थे जो प्रॉपर पे कर रहे हैं, कौन से ऐसे कस्टमर थे जो पे नहीं कर रहे ना, कौन से कस्टमर है जो रिस्क है जिसको एनपीए बोलते हैं, कौन सा अकाउंट एनपीए होने जा रहा है। हो गया है वो तो डिटेक्ट कर लेगा, बट होने जा रहा है तो पहले से वो अलर्ट भी कर लेता है। तो एआई यानी कि ये मशीन लर्निंग है जो रूल मतलब आपका पास्ट डाटा के ऊपर काम करता है। इसके बाद हम देखते हैं डीआई, डीएल, डीप लर्निंग। तो डीप लर्निंग का मतलब क्या होता है कि जो ये मशीन लर्निंग का एडवांस है। तो इसमें भी डाटा तो चाहिए, बट मशीन लर्निंग का एडवांस है इसका मतलब क्या है कि इसमें जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है कि मशीन लर्निंग यूजिंग द न्यूरल नेटवर्क। तो न्यूरल नेटवर्क क्या होता है? न्यूरल जैसे कि हमारा ब्रेन होता है ना, तो हमारे ब्रेन में भी बहुत सारे न्यूरॉन्स होते हैं, और उसमें जितने भी सेल्स होते हैं वो अपने आप में डाटा को कैप्चर करते हैं और लर्निंग करते हैं। तो इसी प्रकार से यहाँ पर जो लेयर्स बनी होती है, लेयर्स में बहुत सारे हिडन लेयर होते हैं जो एक्चुअली में एक न्यूरॉन की तरह काम करते हैं। तो न्यूरॉन के सेल होते हैं आप बोल सकते हो। तो और ये सब लर्निंग करते हैं और ये डिसीजन भी ले लेते हैं। इसकी खास बात ये होती है कि ये डिसीजन भी ले सकते हैं। तो ये इसको हिडन लेयर बोलते हैं। तो जिसमें क्या होता है, नॉर्मली आप देखोगे आपने कोई इनपुट दिया और आपको एक आउटपुट मिलता है, लेकिन ये जो इनपुट है ये हिडन लेयर्स के ऊपर से पार होता है। हिडन लेयर बहुत सारी हो सकती है, अनगिनत हो सकती है, लाखों में भी हो सकती है, बट वो बहुत तेजी से वहां से पार होता है और आपको एक आउटपुट दिखाई देता है। ठीक है। तो जैसे मान लो इसमें एग्जांपल आप देख सकते हो कि जैसे फेस अनलॉक इन मोबाइल। तो मोबाइल में एक बार आपका फेस को कैप्चर कर लिए, उसके बाद आपका फेस जैसे दिखता है वो अनलॉक हो जाता है। ठीक है। तो इस प्रकार की जो चीजें रहती है ये आपकी डीप लर्निंग में आएगी। तो इसको डीप लर्निंग को हमेशा याद रखना है कि एक ब्रेन के न्यूरॉन की तरह काम करता है, डिसीजन लेने की क्षमता होती है और ये आइडेंटिटी कर लेता है। ठीक है। तो आप इसमें बोल सकते हो कि विजन सर्विस, विजन सर्विस भी इसी का एक का रूप होता है। विजन सर्विस मतलब जो इमेज और वीडियो से देख करके आइडेंटिफाई कर लेता है, तो ये डीप लर्निंग आता है। इसके बाद हम देखते हैं जनरेटिव एआई। जनरेटिव एआई जो बहुत ही एडवांस फॉर्मेट है एआई का। तो जनरेटिव एआई का मतलब ही होता है कि ये कुछ जनरेट करता है। क्या जनरेट कर सकता है? ये जैसे आपका टेक्स्ट जनरेट कर सकता है, इमेजेस कर सकता है, कोड कर सकता है, ऑडियो कर सकता है और वीडियो कर सकता है। इसको जनरेट करने के लिए आपको क्या देना रहता है? इनपुट में प्रॉम्प्ट देना पड़ता है। तो प्रॉम्प्ट और कमांड और इंस्ट्रक्शन ये तीनों बहुत डिफरेंट थिंग होती है ना। तो प्रॉम्प्ट का मतलब एआई में जब आप काम कर रहे हो और जब भी आपको इनपुट करते हो तो आप उसको प्रॉम्प्ट बोलते हो। और प्रॉम्प्ट जो है एक उसकी भी एक इंजीनियरिंग है, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग आपको पढ़ना पड़ेगा अगर आपको प्रॉपर तरीके से एआई टूल का इस्तेमाल करना है। तो जब तक आपका प्रॉम्प्ट एक्यूरेट नहीं होगा आप एक्यूरेट रिजल्ट एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते हो। आपको अगर प्रॉपर रिजल्ट चाहिए, आप जैसा चाहते हो वैसा रिजल्ट चाहिए, तो आपको वो सारी चीज़ों को प्रॉम्प्ट में समझाना पड़ेगा। और प्रॉम्प्ट केवल ये नहीं होता है कि आपको क्या करना है, ये रहता है कि क्या नहीं करना है। उसमें सिस्टम रूल होते हैं कि आपको क्या फॉलो करना है। जैसे एग्जांपल के लिए डॉट नेट का एक प्रोजेक्ट बना रहे हो, तो आपको प्रॉम्प्ट में पहले बताना पड़ेगा कि आपका डॉट नेट का वर्जन कौन सा है। जैसे डॉट नेट कोर 10 है, आप क्लीन आर्किटेक्चर फॉलो कर रहे हैं तो आपको बताना पड़ेगा क्लीन आर्किटेक्चर फॉलो कर रहे हैं। फिर उसमें आपको कुछ ऐसी सिस्टम बताने पड़ेंगे रूल कि आपको क्या नहीं करना है। और फिर आपको सेंटर में लिखना पड़ेगा कि आप उसमें क्या इंप्लीमेंट करना चाह रहे हो। और जब ये प्रॉम्प्ट आप देते हो तो जब आप उसका रिजल्ट देखते हो तो आपको एक आर्किटेक्चर, क्लीन आर्किटेक्चर बन के मिलता है और उसमें जो फाइल्स वगैरह, कंट्रोलर्स वगैरह वो प्रॉपर बन के मिलता है। अच्छा, एक प्रॉम्प्ट में कभी बहुत बड़ी चीज या बड़ा सॉफ्टवेयर नहीं बनता, हमको मल्टीपल प्रॉम्प्ट देने पड़ते हैं, छोटे छोटे प्रॉम्प्ट। उसका रीजन क्या है कि हमारा जो एआई रहता है टोकन बेस्ड काम करता है। तो टोकन की लिमिटेशन होती है हर मॉडल की। तो हम छोटे छोटे प्रॉम्प्ट देते हैं जो उसके टोकन रेंज के अंदर आता है, तभी वो प्रॉम्प्ट काम करता है और आपको आउटपुट मिलता है। तो जनरेटिव एआई जो है, इससे हम प्रॉम्प्ट दे करके आप ये जो लिस्ट दी हुई है, कोई टेक्स्ट, इमेज, कोड, ऑडियो या वीडियो का हम जनरेट कर सकते हैं। ये काफी एडवांस फॉर्मेट हो गया जनरेटिव एआई। ठीक है। अब इसके बाद आता है एजेंटिक एआई। जब जनरेटिव एआई आ गया तो उसके बाद जो हमारा नया आविष्कार हुआ है वो है एजेंटिक एआई। तो एजेंटिक एआई आप ये मान के चलो कि एक डिजिटल वर्कर है। डिजिटल वर्कर इसलिए बोल रहा हूँ कि वो कब क्या काम करना है, कब तक करना है, कब करना है, और बहुत सारे डिसीजन वो खुद लेता है। तो जैसे मान लो आप एक प्रकार का डिजिटल वर्कर रख लिए हो जो डिसीजन भी खुद ही लेता है, काम भी करता है, काम करके किसी को देना है तो उसको दे भी देगा। तो ये सारा काम करता है। तो एजेंटिक एआई इसको बोलते हैं। ये काफी लेटेस्ट और एडवांस लेवल पे भी चल रहा है।
तो एजेंटिक एआई का मतलब है कि आप अगर कोई कंपनी में डिफरेंट डिफरेंट काम के लिए अगर एजेंट्स बनाते हो जो अपने आप में इंडिपेंडेंट काम करते हैं और या फिर आपस में मिल के काम करते हैं कि एक एजेंट ने कोई काम किया तो दूसरे एजेंट को पास कर दिया, दूसरे एजेंट ने उसमें कुछ और काम करके तीसरे को दे दिया। इस प्रकार से ये काम होता है, तो ये हो गया आपका एजेंटिक एआई। तो एजेंट में जैसे मान लो आप बोल रहे हो कि डिजिटल को वर्कर, जैसे मैंने बताया, तो ये डिजिटल वर्कर है जो अपने आप काम करते रहता है 24/7 और वो डिसीजन भी खुद से ले सकता है। ठीक है। तो इसमें आप देखोगे फ्लो क्या रहता है, जैसे गोल। अच्छा, एजेंटिक एआई में क्या होता है, गोल होता है। जैसे अभी तक इसके पहले जो हम एआई की बात कर रहे थे, जैसे जनरेटिव एआई की बात कर रहे थे, उसमें गोल नहीं था, उसमें था टास्क था। जैसे मान लो आपको कोई इमेज जनरेट करना है तो आपने प्रॉम्प्ट दिया। अच्छा, जो प्रॉम्प्ट दिया उसका वो एक टास्क है, तो वो टास्क का क्या होगा, एक रिस्पॉन्स होगा, एक रिजल्ट होगा, और उसके बाद वो रुक जाएगा, बंद हो जाएगा, जब तक कि वो आप दोबारा कोई प्रॉम्प्ट नहीं देते। लेकिन एजेंटिक में ऐसा नहीं होता है। एजेंटिक में क्या होता है, एक गोल होता है। आप वो गोल उसको बता देते हैं या फिर आप उसको ये बता देते हैं कि भाई तुम्हारा काम क्या है, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, और उसको आप स्टार्ट कर देते हो और वो कंटिन्यू काम करते रहता है। उसको बार बार इंस्ट्रक्शन देने की जरूरत नहीं है, जो बहुत ज्यादा ह्यूमन इंटरवेंशन की जरूरत नहीं है, और वो अपने आप काम करेगा प्रॉपर तरीके से। तो गोल डिफाइन करना रहता है, प्लान आप उसको बता देते हो कि आपका फ्लो क्या होगा। एजेंटिक एआई में ना वर्क फ्लो होना बहुत जरूरी है ना। तो जब भी आप एजेंटिक एआई में काम करोगे, अगर कुछ कोडिंग करना चाहते हो, तो आपको सबसे पहले वर्क फ्लो डिफाइन करना पड़ेगा। अगर आपके पास वर्क फ्लो है ही नहीं तो आप एजेंटिक एआई का काम नहीं कर सकते, कोडिंग नहीं कर सकते। तो वर्क फ्लो जो रहेगा वो आपके पास होना चाहिए। एक्शंस होने चाहिए, एक्शंस आप उसको डिफाइन कर देते हैं कि क्या एक्शन हो सकता है, और देन उसके बाद उसका रिजल्ट आता है। तो जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ एग्जांपल दिया हुआ है कि बुक माई फ्लाइट्स। आपने एक उसको गोल दे दिया कि भाई मेरे फ्लाइट को बुक करना है, तो वो क्या करेगा, अपने आप काम चालू कर देगा। सबसे पहला काम करेगा कि फ्लाइट सर्च करेगा, कितनी फ्लाइट अवेलेबल है, फिर उसके प्राइस को कंपेयर करेगा कि भाई इसमें से सबसे कम प्राइस वाला कौन सा है। फिर उसके बाद प्रेफरेंस को देखेगा कि जो प्रेफरेंस है वो किस में अवेलेबल है, और उसके बाद टिकट को बुक करेगा और आपको दे देगा। यानी कि ये कोई एक आपने कमांड दिया, प्रॉम्प्ट दिया और एक रिजल्ट आया, वैसा नहीं है। इसमें बहुत सारे एक्शन हुए और वो सारे एक्शन जो है वो अपने आप होते गए, आपको लेकिन एक इंस्ट्रक्शन देना पड़ा। तो ये एजेंटिक एआई में एक फिर भी एक इंस्ट्रक्शन देना पड़ा। कई तो ऐसे एजेंटिक एआई है जिसको एक बार आप गोल वगैरह डिसाइड करके छोड़ देते हो चालू करके, और वो चालू ही रहता है, उसको आपको दोबारा कोई कमांड देना ही नहीं रहता है। तो ये अलग अलग वर्कफ्लो के लिए बनता है। तो ये आपका एजेंटिक एआई, राइट। तो हम देखो किस प्रकार से हम यहाँ तक आ रहे हैं। तो कैसे हमारा सॉफ्टवेयर सिस्टम डेवलप होता गया और यहाँ तक आया। और ये जो स्टेज दिख रहा है, ऑटोनोमस, ये एक्चुअली में सबसे एडवांस है अभी तक का। अगर सबसे एडवांस अगर कोई पूछता है तो आपको ऑटोनोमस बोलना है। इसके जस्ट पहले कुछ साल पहले अगर कोई पूछेगा सबसे लेटेस्ट क्या है, तो एजेंटिक एआई था। और उसके भी पहले जब पूछते थे सबसे लेटेस्ट क्या है, तो जनरेटिव एआई था। तो जनरेटिव एआई जो था वो अपने आप में इतना ज्यादा पॉपुलर हो गया, लोग यूज करने लगे फ्री में। बहुत सारे एआई टूल जैसे चैट जीपीटी है, परप्लेक्सिटी है, क्लाउड है, बहुत सारे ऐसे लोगों के हाथ लगे, और भी इसके अलावा बहुत सारे टूल्स हैं। शुरू में मैंने कई सेशन भी लिया हुआ है कि कितने प्रकार के एआई टूल है और किस इंजीनियरिंग फील्ड के लिए कौन से एआई टूल यूज होते हैं, राइट। तो ये एआई टूल यूज हुए तो जनरेटिव वाला जो एआई टूल था वो ज्यादा पॉपुलर हो गया, क्योंकि लोग अपने हिसाब से इमेज जनरेट कर रहे हैं, वीडियो जनरेट कर रहे हैं, इमेज को एडिट कर रहे हैं, और बहुत ही कम से सेकंड्स में हो जा रहा है काम। तो ये बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव हुआ था, तो जनरेटिव एआई लोगों को मालूम था। लेकिन जो एजेंटिक एआई है, ये फिर भी उतना ज्यादा कॉमन वर्ड नहीं हुआ है। हाँ, टेक्नोलॉजी में जो रह रहे हैं, जो एआई सीख रहे हैं, एआई में काम करना चाह रहे हैं, करियर बनाना चाह रहे हैं, उनको पता है एजेंटिक एआई क्या है, उनको सीखना है, उसमें काम करने की इच्छा होती है। लेकिन फिर भी एक आम लोगों के बीच में एजेंटिक एआई उतना पॉपुलर नहीं हुआ है। मैंने लास्ट तो सेशन में भी बताया था कि एजेंटिक एआई जो था एक ऐसी क्रांति लेके आया जिससे लोगों को डर लगने लगा कि ये जो एम्प्लॉय है, रिसोर्स, उनको रिप्लेस कर देगा। बट लेकिन रिप्लेस कर चुका है, वो आ गया अब सामने, ऑटोनोमस एंटरप्राइज सिस्टम। अब ये ऑटोनोमस एंटरप्राइज सिस्टम जो है ना, ये बहुत ही डेंजर है। तो कभी आपको अगर टाइम मिलेगा, यूट्यूब में आप देख सकते हो एक डार्क फैक्ट्री करके कुछ वीडियोस अवेलेबल है, मैंने भी देखा था। और ये डार्क फैक्ट्री जो है क्या होता है, ये इसी का एक फॉर्मेट है ऑटोनोमस का। तो ऑटोनोमस की शायद 2 फैक्ट्री इंडिया में लग चुकी है। तो आप अगर इसको थोड़ा स्टडी करोगे तो आपको पता चलेगा। तो ये बहुत बड़ी फैक्ट्री होती है जहां पर मैन्युफैक्चरिंग होती है, प्रोडक्ट बनते हैं, बट इसमें ह्यूमन नहीं होता।
इसमें ऐसा नहीं होता है कि 15-20 कोई वर्कर हो, नहीं होता। यानी ये ऑटोमेटिक ही चलती रहती है, एआई सी चलती रहती है। इसमें पूरा एक बड़ा सा रूम रहता है, एयर कंडीशन लगा रहता है, रोबोटिक मशीन रहती है। वो खुद ही डिसाइड करते रहती है, रॉ मटेरियल का ऑर्डर भी खुद करती है। रॉ मटेरियल आता है, उसको लेकर के वो प्रोडक्शन करते रहते हैं। प्रोडक्ट करने के बाद क्यूसी होता है, फिर क्यूसी होकर पैकेजिंग होता है, और फिर आउटपुट बाहर निकलता है। और 24 घंटे चलते रहता है। क्योंकि ये जब डॉट फैक्ट्री मैंने पढ़ा था, तो इसका बस इतना सारांश था कि लोग इसको इसलिए प्रीफर कर रहे, ये एक बड़ी फैक्ट्री बनाने में बहुत ज्यादा जगह चाहिए, उसमें कैंटीन होना चाहिए, पार्किंग होना चाहिए, लोगों के लिए सुविधा होना चाहिए। रात में नाइट शिफ्ट है तो जगह जगह लाइटिंग होती है पूरी, ताकि लोग आना जाना कर सके, या जो मशीन है उसको देख सके। तो ये सब चीजें बहुत खर्चा होता है एक फैक्ट्री पे। लेकिन जब ये ऑटोनोमस सिस्टम आ गया, जिसको डार्क फैक्ट्री बोल रहे, तो यहाँ पर जो है हमारा खर्चा बहुत कम हो गया, और प्रोडक्टिविटी बढ़ गई, क्वालिटी बढ़ गई, लेकिन बेरोजगारी उससे ज्यादा बढ़ गई। तो ये अब देखो सरकार इसके ऊपर क्या करेगी, बट लेकिन ये आना चालू हो गया। तो ऑटोनोमस का मतलब क्या है, आप इसको ये ध्यान के रखो, ध्यान दो। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ लिखा है कि कोई स्मार्ट फैक्ट्री है, जिसको मैं डार्क फैक्ट्री बोल रहा हूँ। इसमें अगर कोई मशीन है जो चल रही है, और अचानक वो डिटेक्ट कर ली कि टेम्परेचर हाई हो रहा है, तो वो क्या करेगा, सबसे पहले मशीन को स्लो कर देगा, ताकि जो टेम्परेचर है वो बढ़ना बंद हो जाए, डाउन होना चालू हो। और उसी समय क्या करेगा, अलर्ट भेज देगा इंजीनियर को कि भाई ये मशीन का टेम्परेचर अचानक बढ़ रहा है। तो इंजीनियर्स को अलर्ट भेज देगा, तो जो जहां भी होगा तुरंत आ जाओ, चेक करो, इसको सही कर लो। और ऑर्डर रिप्लेसमेंट पार्ट्स, कई बार तो ऐसा होता है कि जब उसे लग रहा है कि भाई ये गर्म हो रहा है, इसको रिपेयर करना मुश्किल है, तो एआई खुद ही वो ऑर्डर भी कर देगा कंपनी को कि भाई ये तुरंत भेजो। या तो अपने स्टोर रूम में ऑर्डर कर देगा, या वेंडर को ऑर्डर कर देगा। तो ये सारा चीज जो है ना ऑटोनोमस होता है। तो इतना मतलब डिसीजन लेने की क्षमता रहती है, सारे रोबोटिक मशीन रहती है। अभी आज की डेट में सीमेंस वगैरह के पास ऐसे चीजें है जो स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं ना। सीमेंस जो है अभी इंडिया का टॉप लेवल पे काम कर रहा है। इसके अलावा और भी बहुत सारी कंपनी है। तो सेमी ऑटो तो बहुत मिल जाएगी, जिसमें कि कम है वर्कर, बट है बहुत सारे। लेकिन आपको ऐसे नहीं मिलेंगे जिसमें कि वर्कर ना हो, यानी कि ऐसा भी नहीं कि 5-10 भी हो और पूरी फैक्ट्री चल रही है। तो ये सिस्टम आपका कहलाता है ऑटोनोमस। तो सोचो एआई का जो इवेल्युएशन हुआ है, तो देखो कहाँ से हुआ, ट्रेडिशनल सिस्टम से यहाँ तक आए हम ऑटोनोमस के ऊपर। तो यही हम देखने वाले कि ये कैसे आगे आया है, और हम इसमें आगे कैसे काम करेंगे, और जिसको हम एंटरप्राइज एआई बोल रहे हैं, वो एग्जैक्ट क्या चीज़ है, इसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे। तो इसके कुछ अंदर जाते हैं, जैसे कि एंटरप्राइज के जो एआई की लैंडस्केप पे जा रहे हैं हम। तो जैसे सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर था प्रिडिक्टिव एआई। तो प्रिडिक्टिव एआई का मतलब ये होता है कि जो आगे का बता देता है, फ्यूचर का बता देता है। ठीक है, फ्यूचर का प्रिडिक्शन करता है। तो बट ये फ्यूचर का प्रिडिक्शन कैसे करता है, तो फ्यूचर का प्रिडिक्शन करने के लिए इसको चाहिए डाटा। और डाटा, फास्ट डाटा जिसको बोलते हैं ना, डाटा चाहिए। और जितना ज्यादा डाटा होगा, तो उसके हिसाब से प्रोडक्शन कर पाएगा। लेकिन दूसरा एक और चीज मैंने पिछले सेशन में बताया था, कि डाटा जो होता है वो ट्रांसफॉर्मेशन किया हुआ होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए, ट्यून किया हुआ होना चाहिए। अगर क्लीन होगा, ट्यून होगा, तभी वो उसमें काम कर पाएगा, और उसका जो प्रोडक्शन रहेगा वो एक्यूरेट होगा। तो ये जो ट्यून करने का काम कौन करता है, ट्रांसफॉर्मेशन काम कौन करता है, डाटा इंजीनियर। तो डाटा इंजीनियर का मैंने डेफिनेशन बताया था, डाटा इंजीनियर का काम क्या होता है, डाटा को ट्रांसफॉर्म करते हैं, उसको ट्यून करते हैं, क्लीन करते हैं, उसमें कोई डुप्लीकेट से वैल्यूज उसको रिमूव करते हैं। यानी डाटा को इस प्रकार से बनाते हैं कि एआई उसमें प्रॉपर काम कर सके, और अच्छे से रिजल्ट दे सके। तो प्रोडक्टिव एआई के लिए हमको क्या चाहिए, डाटा चाहिए। ठीक है, उस डाटा के ऊपर ये प्रोडक्टिव करता है। इसमें और एग्जांपल दिया है कि विल कस्टमर लीव, विल मशीन फेल, विल सेल इंक्रीज। अच्छा, कस्टमर लीव वाला जो चीज है, ये कैसे मिलेगा, ये भी पास्ट डाटा से। अगर मान लो कोई कस्टमर है, उसका पास्ट डाटा अगर है, तो पास्ट डाटा के हिसाब से उसको समझ में आ जाएगा कि कस्टमर छोड़ के जा रहा है, या जा सकता है, या जाएगा ही। मशीन फेल हो रही है, तो ये डाटा हिस्ट्री देखता है, डाटा हिस्ट्री में समझ में आता है कि ये स्लो हो रही है, या गर्म हो रही है, या उसमें कोई दिक्कत आ रहा है। तो मशीन के पूरे बंद होने के पहले ये प्रोडक्शन कर देता है। अच्छा, ये प्रोडक्शन करने से फायदा क्या होगा, फायदा ये होगा कि मशीन जो है फेल होने से पहले अगर पता चल जाए, तो उसको बहुत ही कम खर्चे में और बड़ी जल्दी उसको रिपेयर किया जा सकता है। बट अगर आपको ये प्रोडक्शन नहीं मिलता, और आपकी मशीन जो है वो गर्म हो रही है, स्लो हो रही है, और धीरे धीरे बहुत ज्यादा गर्म होकर उसमें आग लग गई, जल गई, और उसके बाद पूरा मशीन ही बंद हो गई, जिसको बोलते डेड हो गई,
तो उसके बाद उसको रिपेयर करना खर्चीला भी होता है और टाइम भी बहुत लगता है। लेकिन ये सब जो सिस्टम है, बहुत सारे सेंसर लगे होते हैं, डाटा कंटिन्यू कलेक्ट होते रहते हैं, और वो डाटा के ऊपर हमारा एआई काम करते रहता है। जहाँ डाटा का पैटर्न चेंज होता है, मिसमैच होता है, तुरंत वो आइडेंटिफाई कर लेता है और वो प्रोडक्शन देता है, और प्रोडक्शन वो भी अलर्ट के फॉर्मेट में दे देता है। तो सेल इंक्रीज का मतलब यही है कि जो आपके डाटा को चेक कर रहा है, आपके पिछले 10 साल के डाटा को चेक करके पैटर्न्स देख रहा है कि भाई 2024 में आपका क्या हुआ था, 2025 में क्या हुआ था, कितने मतलब कस्टमर थे, कितना आपका टर्नओवर था, उसके हिसाब से। तो ये क्या करता है कि नेक्स्ट ईयर का, अभी 2026 चल रहा है, 2027 का आपको जो है ये बता देगा कि सेल्स आपकी इंक्रीज होने वाली है तो कितनी, या नहीं होने वाली। परसेंटेज में बता देता है कि आपका 10% इंक्रीज हो सकता है। तो ये सब जो है एआई का काम चल रहा है, और एआई इसको यूज करती है, बड़ी बड़ी कंपनी भी इसको यूज कर रही है। तो प्रोडक्टिव एआई जो है, जैसे मैंने बताया कि फैक्ट्री कंपनियों में भी काम कर रहा है, सेल्स वगैरह भी बताने का काम कर रहा है, यानी कि आप हर जगह यूज कर सकते हो। इवन जैसे कि मेडिकल साइंस वगैरह में भी आप देखोगे, कैंसर वगैरह जैसे होने का चांस है या कुछ ऐसी बड़ी बीमारी होने का चांस है, एआई प्रिडक्ट कर देता है कि इनको चांस है कि ये हो सकता है करके। वो बहुत सारे सिम्टम्स और हिस्ट्री डाटा को देख करके ये काम करता है। तो हर जगह इसका इस्तेमाल हो रहा है प्रिडक्टिव एआई का। अब यहाँ पर एक आता है एनएलपी। तो एनएलपी का पूरा नाम है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। ठीक है, तो ये एनएलपी जहां भी आ गया तो आप ये समझ जाओ कि ये इसलिए बनाया गया है ताकि ये ह्यूमन की जो लैंग्वेज है उसको अंडरस्टैंड कर सके। आपकी लैंग्वेज कोई भी हो सकती है ना, हिंदी हो सकती है, तेलुगु हो सकती है, गुजराती हो सकती है, या अदर कंट्री की भी लैंग्वेज हो सकती है, चाइनीज हो गया, इटालियन हो गया। लेकिन एनएलपी जब आ गया हमारे पास, तो लैंग्वेज का इशू खत्म हो गया। आप किसी भी लैंग्वेज में उसको प्रॉम्प्ट दोगे, वो काम करना चालू कर देगा। तो लैंग्वेज का बैरियर नहीं रहा इसके बाद। तो ये एनएलपी है, जैसे गूगल ट्रांसलेटर, ये एक एनएलपी है ना। तो इसमें क्या होता है कि आप कोई भी लैंग्वेज को आप दोगे, वो तुरंत ट्रांसलेट कर लेगा। तो एआई में जब भी आप कोई लैंग्वेज में इनपुट करते, तो वो सबसे पहले बेसिकली वो ट्रांसलेट होता है इंग्लिश में, और फाइनली कन्वर्ट हो जाता है न्यूमेरिक में, जिसको हम एम्बेडिंग फॉर्मेट बोलते हैं। और क्योंकि एआई जो है एम्बेडिंग में काम करता है, न्यूमेरिक में काम करता है, राइट। वो एबीसीडी या किसी और करेक्टर्स वगैरह को बिल्कुल नहीं जानता। तो फाइनली हमको उसमें कन्वर्ट करना पड़ता है, बट प्राइमरी आपका इंग्लिश में कन्वर्ट होता है। जब आप एनएलपी यूज करते हो, तो जो भी लैंग्वेज में पहले इनपुट होगा वो इंग्लिश में कन्वर्ट होगा, देन वो एम्बेडिंग फॉर्मेट में कन्वर्ट होगा, फिर एआई इस पे काम करेगा। फिर हम देखते हैं कन्वर्सेशनल एआई। कन्वर्सेशनल एआई मतलब जिसमें आप कन्वर्सेशन कर सकते हैं। जैसे मान लो कि एक बहुत बेहतरीन एग्जांपल है एलेक्सा। अमेजन का एलेक्सा आपने देखा होगा कि आप जब भी उसको कुछ बोलते हो, वो तुरंत वो काम कर देता है। आप टेलीविजन ऑन करने बोलते हो उसको, कोई गाना सर्च करके उसको प्ले करने बोलते हो, है ना, और कई बार वो बोल के भी बताता है। तो ये इसको कन्वर्सेशनल बोल रहे हैं। आप उससे बातचीत कर सकते हो। तो कन्वर्सेशनल एआई जो है, इसमें चैट बोट सबसे ज्यादा फेमस है, क्योंकि आप देखोगे मैक्सिमम एप्लीकेशन में चैट बोट अवेलेबल रहता है। तो चैट बोट जो है, जिसको आप टाइप करके प्रॉम्प्ट दे करके भी आप काम कर सकते हो, या फिर आप वर्बली बोल के भी, वॉइस का यूज करके भी उससे हम बात कर सकते हैं, उससे डाटा ले सकते हैं। तो ये आपका वॉइस बोट हो गया, चैट बोट हो गया, और कॉल सेंटर बोट्स हो गया। ठीक है, कॉल सेंटर बोट्स क्या चीज़ है कि ये डायरेक्ट कॉल भी लगाता है। तो जैसे एजेंटिक एआई में मैंने बताया था कि अगर आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हो, सपोज सॉफ्टवेयर का ही प्रोडक्ट आपने बनाया, और आप चाहते हो कि उसका मार्केटिंग भी हो जाए, कस्टमर को भी आपको डेमो दिखाना है, कस्टमर से मीटिंग बुक करना है, तो आप अलग अलग एजेंट बना सकते हो। और ये एजेंट क्या करेंगे, मार्केट में डिजिटल मार्केटिंग करेंगे, कस्टमर को सर्च करेंगे, कस्टमर का नंबर सर्च करेंगे, और दूसरे एजेंट को देगा। दूसरा एजेंट क्या करेगा, उनको कॉल करेगा, और कॉल करने के बाद मीटिंग बुक करेगा। तीसरा एजेंट क्या करेगा, डेमो की तैयारी करेगा। तो ऐसे करके जो एजेंट्स है, हमारे जो कंपनी के डिपार्टमेंट होते हैं ना, उसको रिप्लेस कर सकते हैं। अगर एक कंपनी में जितने डिपार्टमेंट्स होते हैं, उतने एजेंट्स अगर लगा दिया जाए, तो कंपनी में ह्यूमन की जरूरत एकदम नहीं के बराबर पड़ेगी, क्योंकि वो ऑटोमेटिक काम करता रहेगा। तो ये एजेंटिक एआई का एक एग्जांपल था। तो यहाँ पर ये वाला बोर्ड काम करता है, जो कॉल भी करता है और फीडबैक वगैरह कैप्चर करता है, और उसके हिसाब से फिर आगे डाटा को सेंड कर देता है दूसरे एजेंट को। तो यहाँ पर देखो, रियल एग्जांपल में दिया है कि बैंक कस्टमर आस्क बैलेंस कितना है। अगर मान लो कोई बैंक कस्टमर पूछ रहा है कि मेरा बैलेंस कितना है, तो तुरंत आपको कुछ मिली सेकंड में ये जवाब मिल जाएगा कि आपका बैलेंस कितना है। और यही चीज आप डायरेक्ट बैंक में भी जाके पूछोगे तो आपको टाइम लग जाएगा, क्योंकि आपको अकाउंट नंबर बताना पड़ेगा, आपको आइडेंटिटी देनी पड़ेगी। उसके बाद वो
कमांड टाइप करेगा। लेकिन ये आपको बहुत इजी हो जाता है, इसीलिए चैटबॉट जो है बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है। और हर कंपनी अपने सॉफ्टवेयर के साथ चैटबॉट को इम्प्लीमेंट कर रही है, ताकि उनके जो कस्टमर को 24/7 सर्विस मिले और क्विक मिल जाए और एक्यूरेट मिले। इसके लिए हम चैटबॉट पे जा रहे हैं। तो जब भी आप एआई में डेवलपमेंट करना स्टार्ट करोगे तो पहला आपको चैटबॉट पे ही आएगी। चैटबॉट वगैरह बना के फिर उसके बाद धीरे धीरे आप एजेंटिक एआई की तरफ और धीरे धीरे और आगे बढ़ सकते हो। देन कंप्यूटर विजन सर्विस का हम देख लेते हैं। कंप्यूटर विजन जैसे मैंने बताया, जब भी विजन की बात आती है तो आप इसमें इमेज और वीडियो दो चीज को याद रखो। तो इनके बेस पे काम करता है। तो कंप्यूटर विजन जो है ये एक्चुअली में आइडेंटिफाई कर लेता है किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी इमेज से कर सकता है या फिर वीडियो से भी कर सकता है। तो जैसे मान लो ट्रैफिक कैमरा जो होता है, वो डिटेक्ट कर लेता है कि भाई कौन लोग जो है हेलमेट नहीं पहने, और तुरंत ऑटोमेटिकली उनको चालान चला जाता है एसएमएस वगैरह पे उसके पास कि भाई ये आपका चालान है, इसको पटाओ, आपने यहाँ से बिना हेलमेट पहने आपने गुजरे, कौन रेड सिग्नल को तोड़ दिया। या फिर जैसे मोबाइल में आप फेस को दिखाते हो और तुरंत वो अनलॉक हो जाता है। तो ये सारा चीज जो है कंप्यूटर विजन सर्विस है। तो एक्चुअली में कंप्यूटर विजन बोलने से ये कॉग्निटिव सर्विस है। एजोर में अगर बात करेंगे तो एजोर की कॉग्निटिव सर्विस में आता है आपका कंप्यूटर विजन। ठीक है, और इसमें और भी चीजें आती है। कंप्यूटर विजन में अंदर जाएंगे तो ओसीआर आएगा। ओसीआर मतलब क्या होता है कि जैसे आप कोई इनवाइस है या कोई फॉर्म है उसको स्कैन करने रखते हो, तो तुरंत आपके कंप्यूटर में जो फॉर्म खुला है अपने आप वो डाटा फैच करके ले लेता है। या फिर आप जैसे कि आधार कार्ड या पैन कार्ड को स्कैन करते हो, तो अपने आप उसमें से आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ को फैच कर लेता है। ये डायरेक्ट टाइप करने की जरूरत नहीं पड़ती और इसमें गलती होने की भी चांसेस कम रहती है, बहुत एक्यूरेट डिटेक्ट करके ले लेता है। तो ये कंप्यूटर विजन की सर्विसेज में आता है। फिर इसके बाद हम देखते हैं रिकमेंडेशन एआई। रिकमेंडेशन एआई का मतलब ये होता है कि जैसे आप यूट्यूब में देख रहे हो, गाना वगैरह सुन रहे हो, तो आप देखोगे कि आप ज्यादातर पुराने गाने सुनते हो, ब्लैक एंड व्हाइट गाने सुनते हो। तो जब भी आप यूट्यूब चालू करोगे तो आपको ज्यादातर उस प्रकार के गाने मिलते जुलते आपको दिखाई देंगे सामने स्क्रीन पे। तो यानी कि यूट्यूब आपको रिकमेंडेड कर रहा है, उसने आपके बिहेवियर को रीड कर लिया, आपकी जो हिस्ट्री है, आपकी जो चॉइस है, बिहेवियर है, उसको कैप्चर कर लिया और उसके हिसाब से आपको रिकमेंडेशन कर रहा है। अमेजन में भी जाओगे, जब आप प्रोडक्ट खरीदने जाओगे तो जनरली आप किस प्रकार का प्रोडक्ट पसंद करते हो। आप इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस वगैरह ज्यादा परचेस करते हो, फास्ट आप अगर मान लो 1 साल में 6 महीने में ज्यादा इस प्रकार की परचेसिंग की है, तो देखना आके आपके सामने उस प्रकार के प्रोडक्ट ज्यादा लेके आएगा। तो इसको बोलते हैं रिकमेंडेशन। तो हर एप्लीकेशन जो है इसको ट्राई करता है ताकि उसके कस्टमर अट्रैक्ट हो जाए और उसको जल्दी से वो चीज मिल जाए जो उनको चाहिए। ऑफर वगैरह भी देते हैं, ऑफर्स वगैरह उसको सामने लेके आएंगे उन प्रोडक्ट के ऊपर जो जिनमें उनको इंटरेस्ट है। तो ये रिकमेंडेशन एआई कहलाता है। फिर इसके बाद आता है नॉलेज एआई। तो नॉलेज एआई के लिए सबसे पहले तो क्या चाहिए, डाटा चाहिए। तो एक वेक्टर डाटाबेस होता है एक्चुअली में। जब भी आप एआई में काम करोगे तो आपको वेक्टर डीबी बनाना पड़ता है। और वेक्टर डीबी में कॉलम होता है एम्बेडिंग का, जिसमें आपको एम्बेडिंग फॉर्मेट में डाटा स्टोर करना पड़ता है। जैसे मान लो आपकी कंपनी है, आपकी कंपनी में बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन है। जैसे कि आपके पास बहुत सारी पीडीएफ फाइल है जिसमें आपकी कंपनी की पॉलिसी है, लीव पॉलिसी है, कोई अगर मान लो नया एम्प्लॉय आता है तो उससे रिलेटेड एनडीए वगैरह है, और भी पॉलिसीज वगैरह बनी हुई है, एग्रीमेंट्स वगैरह के डॉक्यूमेंट्स वगैरह है। तो हम क्या करते हैं कि इनको छोटे छोटे चंक्स में कन्वर्ट करके वेक्टर डीबी में स्टोर कर देते हैं। तो अब जब एआई को आप क्वेश्चन पूछते हैं कि मेरी कंपनी की लीव पॉलिसी मुझे बताओ, तो वो तुरंत बताता है और वो एकदम एक्यूरेट 100% बताता है। तो ये तो एक एडवांस तरीका हो गया। और एक और दूसरा तरीका होता है कि आप किसी रेपोजिटरी में, जैसे कि शेयर पॉइंट एक सॉफ्टवेयर होता है, उसकी भी एक रेपोजिटरी बहुत फेमस होती है। इसके अलावा और भी कॉरडॉक्स और बहुत सारे रेपोजिटरी होती है जहाँ पर डॉक्यूमेंट को सेव करके रखा जाता है। तो आप डायरेक्ट उसमें डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हो, वर्ड फाइल, पीडीएफ फाइल, और एआई को बता सकते हो कि ये हमारी रेपोजिटरी है। तो जब आप उससे क्वेश्चन पूछोगे तो वो तेजी से उन डॉक्यूमेंट्स को पढ़ेगा और उसमें से वो डाटा को छांट करके लेके आएगा, आपको देगा। बट इसमें प्रोसेस थोड़ी स्लो हो सकती है क्योंकि इसका एक्चुअल काम जो एआई का होता है वो एम्बेडिंग पे होता है। तो इसलिए ज़्यादा बेटर ये होता है कि एज ए सोल्यूशन आर्किटेक्ट मेरा ये डिसीजन रहता है कि आप इसको एम्बेडिंग फॉर्मेट में आप वेक्टर डाटाबेस में सारे डॉक्यूमेंट को कन्वर्ट करके डाल दो। और जो बाद में और नए डॉक्यूमेंट जो बनते जा रहे, तो आप सिस्टम में ऐसा बना के रखो कि जो नए डॉक्यूमेंट जो भी बन रहे उसको आप आसानी से अपलोड कर सको। तो इससे इसकी स्पीड भी बढ़ी रहेगी और आपका नॉलेज बेस्ड एआई प्रॉपर काम करेगा। तो ये होता है नॉलेज बेस्ड एआई। फिर इसके बाद हम देखते हैं डिसीजन एआई।
तो डिसीजन एआई का मतलब क्या होता है कि जो डिसीजन लेता है। तो ये डिसीजन किस बेस पे लेगा? तो सबसे पहला चीज है कि इसके इसके अंदर कुछ रूल्स रहते हैं। दूसरा, इसके पास कुछ पास्ट डाटा रहता है और उसके हिसाब से ये डिसीजन लेता है। जैसे एग्जांपल के लिए कि लोन अप्रूव और रिजेक्ट एक डिसीजन लेना है। तो लोन अप्रूव करना है कि रिजेक्ट करना है? तो अप्रूव करना है और रिजेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, उसके अंदर कुछ रूल्स डालते हैं। रूल्स क्या हो सकता है कि अगर उसकी सैलरी 50,000 से ज्यादा है, उसका सिविल रिपोर्ट 7.1 से ज्यादा है, इस प्रकार से हमने कुछ रूल्स लगा दिए। और रूल्स लगा दिए तो वो क्या करेगा? पहले डाटा सर्च करेगा, क्योंकि सिविल रिपोर्ट कहाँ से मिलेगा? डाटा से मिलेगा। सैलरी कहाँ से मिलेगा? उसकी करंट सैलरी क्या होगी? डाटा से मिलेगा। तो डाटा पहले सर्च करेगा, रूल को फॉलो करेगा और डिसीजन लेगा कि इसको देना है लोन कि नहीं देना। तो ये डिसीजन एआई होता है जो काम करता है आपके डाटा के ऊपर और जो आपने रूल्स लगाए उसके ऊपर। तो ये भी बहुत ज्यादा यूज होता है एप्लीकेशन में। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि मैच्योरिटी इक्वल टू ग्रोथ लेवल। तो कैसे आपका ग्रोथ हुआ? तो जैसे आप पहले एआई नहीं था, तो नो एआई का मतलब है ट्रेडिशनल एप्लीकेशन, जो एकदम स्टार्टिंग में यूज होता था। तो ट्रेडिशनल एप्लीकेशन के बाद फिर हम किस में आए? ऑटोमेशन में आए। ठीक है। या जैसे आप ये सोच लो कि आपकी एक कंपनी बहुत पुरानी कंपनी है जहां पर हर काम मैनुअली होता है। जैसे कि एक्सेल फाइल बनाना, उसमें डाटा एंट्री करना, रिपोर्ट निकालना, तो एक्सेल फाइल को ओपन करो और उसको प्रिंट कमांड दो। तो इस प्रकार के मैनुअल हो रहे थे। फिर बाद में क्या हुआ कि उसने धीरे धीरे ऑटोमेशन को अडॉप्ट किया। कुछ काम जो है ऑटोमेशन में डाल दिए, कुछ सॉफ्टवेयर ले लिए जिसमें कि वो काम जो है आपका, जैसे कि पेरोल का काम आप एक्सेल शीट में बना रहे थे, अब आपने पेरोल का एक सॉफ्टवेयर ले लिया। अब उसमें एम्प्लॉय का डाटा जाता है और वहां से वो उनका पेरोल तैयार हो जाता है, जो पेमेंट स्लिप होती है ना वो रेडी हो जाती है। तो कम आपने ऑटोमेशन किया, लेकिन धीरे धीरे करना चालू किए। पहले कंपनी के किसी एक काम को किए, फिर दूसरे को किए, तीसरे को किए, तो आप ऑटोमेशन की तरफ गए। और जब ऑटोमेशन आपका होने लग गया तब आपने क्या किया? एमएल इनेबल कर दिया, क्योंकि आपकी कंपनी को चलते हुए कुछ साल हो चुका है, आपके पास डाटा भी बहुत है। तो उन डाटा से लर्निंग करने के लिए आपने सिस्टम बनाया जिसको अपन एमएल बोलते हैं, मशीन लर्निंग, जो डाटा से लर्न करता है और डाटा से पैटर्न को निकालता है और उसके हिसाब से काम करता है। तो जब आपके पास डाटा आ गया है तो आपने एमएल का मतलब आविष्कार किया। एमएल जब आपका आ गया तो आपने क्या किया? जेन एआई यानी जनरेटिव एआई का काम किया। तो जनरेटिव एआई क्या हो गया कि जो ऑटोमेटिक जनरेट कर रहा है। जैसे मान लो आपका सैलरी है, वो ऑटोमेटिक जनरेट हो रहा है। उसके पास डाटा है, आपकी अटेंडेंस का डाटा है, कुछ पॉलिसीज का डाटा है, वो सब मिला करके वो प्रॉपर तरीके से जनरेट कर रहा है। तो आपने अभी क्या किया? जनरेटिव एआई की तरफ आ गए। फिर जनरेटिव एआई के पास आए तो आपने एआई नेटिव। एआई नेटिव का मतलब है कि आपने कुछ एप्लीकेशन ही एआई के बना दिया आपने, जो एआई बेस पे ही काम कर रहे हैं। एआई नेटिव सर्विसेज आपने या तो बना दी है या ले लिए कहीं से, या आपने खुद से डेवलप कर लिए। और इस प्रकार से जब आप जा रहे हो तो आपका टारगेट क्या है? धीरे धीरे आप जा रहे हो ऑटोनोमस की तरफ। तो आपका धीरे धीरे कंपनी अगर इसको धीरे धीरे अडॉप्ट करते चले जाएगा, तो एक समय आएगा जब ये ऑटोनोमस हो जाएगा, हर चीज अपने आप चलने लगेगी। तो ये एक्चुअली में इसका फ्लो है कि कैसे हम इस तरफ जा रहे हैं। अब कई कंपनी ऐसी है जो अभी भी यहीं पर है, ट्रेडिशनल में या मैनुअल कर रही। कुछ कंपनी है जो थोड़ा बहुत ऑटोमेशन ली। तो ये एमएल वाली कंपनी को अभी तो बहुत कम मिलेगी, धीरे धीरे अब लोग जा रहे हैं उस तरफ। लेकिन अगर आप नहीं जाओगे तो आप कंपटीशन में पीछे हो जाओगे, तो ये भी बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर इसका ये डिटेल समझाया हुआ था कि नो एआई मतलब एवरीथिंग मैनुअल, जैसे कि एक्सेल शीट में काम होता था। ऑटोमेशन, जैसे रूल ऑटोमेशन कर दिया हमने, ईमेल वगैरह जैसे अपने आप सेंड हो जाता है, ऑटो रिप्लाई वगैरह वो करते हैं। तो एक छोटा सा एग्जांपल दिया, जो और भी चीजें हो सकती है। एमएल इनेबल्ड, जैसे कि प्रोडक्शन आपका कर रहा है ना, कि जैसे कि फ्रॉड डिटेक्शन कर रहा है आपके डाटा में। तो आप जब एमएल लगा देते हो तो आपका जो कुछ गलतियां रहती है, कुछ फ्रॉड रहता है, अनोमली रहता है, उसको डिटेक्ट कर लेता है। फिर आपने जेन जेन में आ गए, जेन में आ गए तो आपने क्या किया? को पायलट ले लिया, जो आपका क्या कर रहा है? कोड को जनरेट कर रहा है ना, कोड असिस्टेंट आपने ले लिया। या आपने चैट जीपीटी या दूसरे एआई टूल ले लिया जो कि डॉक्यूमेंट जनरेट कर रहे हैं। आप किसी सॉफ्टवेयर के लिए जो हम डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, हाई लेवल डॉक्यूमेंटेशन, लो लेवल डॉक्यूमेंटेशन, क्लास डायग्राम, एंटिटी डायग्राम, ये सारा चीज आप एआई टूल से जनरेट करोगे, बहुत फास्ट हो जाएगा। तो आप अडॉप्ट कर लिए कि भाई मैं जेन एआई का यूज करूंगा अपनी कंपनी में प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए। और उसके बाद फिर आपने एआई नेटिव का यूज किया। ठीक है, एआई नेटिव मतलब आप बोलो कि एजेंटिक एआई,
एजेंटिक एआई आप बोल सकते हो कि आपने एजेंट बनाना चालू किया। एजेंट क्या है? 100% एआई का एप्लीकेशन। और फिर उसके बाद आप पहुंच जाओगे ऑटोनोमस में। ऑटोनोमस मतलब सेल्फ रनिंग कंपनी, यानी वहां पर ह्यूमन इंटरवेंशन की जरूरत ही नहीं है। अपने आप वो काम करता रहेगा और प्रोडक्टिविटी बढ़ाता रहेगा। अब यहाँ पर चैलेंजेस है। इस चैलेंजेस को भी देखना जरूरी है अगर आप एआई में करियर बनाना चाहते हो, उसमें जाना चाहते हो। और एज ए एंटरप्राइज आर्किटेक्ट या सॉल्यूशन आर्किटेक्ट, हमारा फोकस इधर ज्यादा रहता है। आप कभी भी ये नहीं सोच सकते हो। डेवलपर तो हमेशा सोचता है कि मैं कोई चीज को बना लूं, उसको रन करूं और उसका रिजल्ट लेके आ जाऊं, तो मैं बोलूंगा कि ये काम हो गया। लेकिन एज ए एंटरप्राइज आर्किटेक्ट आपको पूरे एप्लीकेशन में बहुत सारी चीज देखनी रहती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है चैलेंजेस में, जहाँ आपको सॉल्व करना है। तो इसमें जो सबसे ज्यादा चीज आता है हेलुसिनेशन। और ये इंटरव्यू में डेफिनेटली पूछते हैं कि हेलुसिनेशन क्या होता है। तो हेलुसिनेशन का मतलब ये होता है कि एआई आपको आंसर दे रहा है और 100% कॉन्फिडेंट के साथ दे रहा है, बट वो आंसर गलत है। इसको मतलब हेलुसिनेशन बोलते हैं। यानी एआई का कॉन्फिडेंट 100% है, लेकिन एक्चुअली में वो आंसर गलत है टोटल। तो एआई को क्या हो गया? भ्रम हो गया। इसको भ्रम बोलते हैं हिंदी में, हेलुसिनेशन। तो ये होना नहीं चाहिए। तो फिर वो, इसके जब एआई का आगे और सेशन देखेंगे, वहां हम पढ़ेंगे कि हम कैसे इसको रोकते हैं। हम कैसे कोडिंग में प्लान करते हैं कि हेलुसिनेशन ना हो। उसके लिए हम क्या प्लान करते हैं, तो वो सारी चीज डिटेल में आएगी। फिर जैसे वो आता है आपका डाटा प्राइवेसी। अभी डाटा प्राइवेसी का मतलब है कि अगर मान लो एआई में आप काम कर रहे हो, आप पैन कार्ड, आधार कार्ड या कोई बैंक का इंपॉर्टेंट डाटा वगैरह आप स्कैन करके डाल देते हो, तो एआई का पहला काम क्या है? अगर वो आपके पैन कार्ड को मतलब ले रहा है या कुछ कर रहा है, तो वो मास्किंग कर देगा। मास्किंग का मतलब है कि उसको एक्स 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 करके दिखाएगा अगर दोबारा दिखाने की बारी आएगी। कई बार गलती से आप देखे होंगे कि आपने कोड वगैरह पेस्ट किया और आपने कहीं पर क्रेडेंशियल वगैरह या कोई सीक्रेट की वगैरह डिलीट करना भूल गए, और आपने ऐसी जल्दबाजी में कॉपी पेस्ट कर दिया। तो दोबारा वो जब कोड दिखाता है आपको, तो वहां पर देखोगे ना, तो उसको एक्स 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 कर देगा और पूरा कोड नहीं दिखाएगा, एक्स एक्स करके डॉट 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 करके छोड़ देगा। तो ये डाटा प्राइवेसी है। अच्छा, डाटा प्राइवेसी और एक दूसरे तरीके से ये होती है कि जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट होते हैं इंटरनेशनल लेवल की या बहुत बड़ी कंपनी होती है, वो तो डायरेक्ट जो आपके जीपीटी मॉडल वगैरह है, इसको यूज नहीं करती है। क्योंकि वो डाटा जो है सीधा यूएस में पहुंच जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट लीक कर देता है डाटा को। तो वो क्या करते हैं कि हम अपने खुद के सर्वर पे वो डिप्लॉय करते हैं। जैसे नोमुरा कंपनी है और भी कंपनियां हैं, जो उनके खुद के सर्वर है, खुद के मॉडल डिप्लॉयमेंट करके रखे, और उनका एआई के लिए वो मॉडल को ट्रेन करते हैं और वही काम करता है, यानी कि बाहर साइड के एआई का इस्तेमाल नहीं करते। तो ये डाटा प्राइवेसी में ये भी आएगा कि आपका सेंसिटिव डाटा है, बाहर ना जाए, इसका ध्यान रखना पड़ता है। फिर इसके बाद आता है गवर्नेंस। तो गवर्नेंस में क्या आता है? रूल्स एंड कंट्रोल्स। जैसे मान लो कि कौन एआई का यूज कर रहा है, हाँ, किसने क्या बोला, किसने क्या जनरेट किया और किसको भेजा। तो एक्चुअली में गवर्नेंस में आप ये मान के चलो कि जैसे कि आपका जीडीपीआर हो गया, एसओसी 2 हो गया, ऐसे बहुत सारे पॉलिसीज होती है जो अप्लाई होती है। तो जब आप गवर्नेंस में जाओगे, आप कोई एक डिजाइन करोगे किसी एआई एप्लीकेशन को, तो आपको ये सब मेंशन करना पड़ेगा कि आप कौन कौन से गवर्नेंस को उसमें फॉलो कर रहे हो। और एक और इसमें आता है गार्ड रेल। बहुत ज्यादा इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है गार्ड रेल क्या होता है। तो गार्ड रेल एक प्रकार का गवर्नेंस पॉलिसी होता है जो एआई को बताता है कि उसे क्या नहीं करना है। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद एक आता है जीपीयू। तो जीपीयू ये एक्चुअली में ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट है। या आप इसको ये सोच सकते हो कि पहले आप लोग सुने होंगे कंप्यूटर में ग्राफिक्स कार्ड लगा हुआ आता था। तो ग्राफिक्स कार्ड लगाने से क्या होता था? परफॉर्मेंस बढ़ जाती थी कंप्यूटर की। तो जिस कंप्यूटर में ग्राफिक्स का काम किया जाता है, चाहे आपका वीडियो एडिटिंग हो गया, फोटो मिक्सिंग और एडिटिंग हो गया, इस प्रकार के काम करते थे, तो हमको ग्राफिक्स कार्ड लगाना पड़ता था। तो एग्जैक्ट होता क्या है ग्राफिक्स? ग्राफिक्स का जीपीयू क्या होता है कि जैसे आपका जो सीपीयू होता है ना, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसमें एक एएलयू होता है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, और एक सीयू होता है, कंट्रोल यूनिट। राइट। लेकिन ये अरिथमेटिक काम भी करता है, सीपीयू करता है, बट लेकिन आपके पास ज्यादा काम ही वैसा आ गया। आप जैसे ऑटो पैड में काम कर रहे हैं, आप कोई ग्राफिक्स में काम कर रहे हैं, तो उसमें जो कैलकुलेशन ना बहुत हाई लेवल की आ जाती है। और सीपीयू अगर मान लो पूरा कैलकुलेशन में बिजी हो गया, तो बाकी जो काम रहते हैं ना वो नहीं कर पाता ठीक से। तो फिर परफॉर्मेंस उसकी डाउन जाती है।
तो जैसे ग्राफिक्स कार्ड लगा दिए तो वो क्या किया, कैलकुलेशन वाला पोर्शन जो है जो पिक्सल वगैरह से रिलेटेड, ग्राफिक्स से रिलेटेड जो कैलकुलेशन है वो ग्राफिक्स कार्ड को दे देता है। तो सीपीयू के पास लोड कम हो जाता है तो ये अपने दूसरे काम कर लेता है जो इसको तेजी से करना है। तो ओवरऑल सिस्टम की परफॉर्मेंस बढ़ जाती है। अब जो न्यूमेरिक काम होता है, कैलकुलेशन है ना, न्यूमेरिक वर्क है, तो जीपीयू वही काम करता है, तो शुरू से वही काम करते रहा था। बट एआई के लिए इसका इस्तेमाल करने लगे, और ये इस्तेमाल बहुत बड़े लेवल पे होने लगा। जो कंप्यूटर के ग्राफिक्स कार्ड होते थे वो 1 MB के, 8 MB के ऐसे होते थे। लेकिन इसमें जो लगते हैं ये तो बहुत बड़े लगते हैं, इसकी कीमत कई लाखों रुपए की आती है, और ऐसे कई लाखों और करोड़ों की मात्रा में लगाने पड़ते हैं। तब जाके आपका एआई सिस्टम का हार्डवेयर तैयार होता है। तो जो आप इमेजिन करो कि अगर मान लो कि ओपन एआई जो आपको दे रहा है, सर्विस दे रहा है, तो ओपन एआई की सर्वर में जीपीयू कितना हाई लेवल का लगा होगा, और बहुत ही लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से बना हुआ जीपीयू। एनवीडिया कंपनी अभी वर्ल्ड की सबसे टॉप कंपनी है जो जीपीयू प्रोड्यूस कर रही है। और एआई के जितने भी सर्वर है उसमें जीपीयू लगता ही लगता है, और बहुत ज्यादा मात्रा में लगता है। इसीलिए एआई का सर्वर बहुत ज्यादा कॉस्टली होता है, ओनली फॉर जीपीयू। जीपीयू का ही कॉस्ट सबसे ज्यादा होता है। बाकी इसमें इलेक्ट्रिसिटी लग रही है, कूलिंग सिस्टम के लिए वाटर लग रहा है, ये सब चीज तो खर्चे है। लेकिन जो एक्चुअल खर्चा सबसे ज्यादा मात्रा में होता है जीपीयू का होता है, क्योंकि ये बहुत कॉस्टली आता है। ये कंप्लायंस मैंने गवर्नेंस में भी बता दिया था, बट ये कंप्लायंस में भी आप इसको स्टडी कर सकते हैं। गवर्नेंस में गार्ड रेल से लेकर और भी चीजें आती है, बट कंप्लायंस में आपको जीडीपीआर, आईएसओ और एसएसओ 2, इस प्रकार की चीजें आपको यहाँ पर हैंडल करना होगा। कंप्लायंस में आप ये बोल सकते हो कि जैसे चाइना अगर मान लो कोई एआई का काम कर रहा है, तो चाइना अपनी पॉलिसी लगा देगा कि भाई आपको जो है चाइना के जो डाटा सेंटर है उसमें ही आपको एआई डिप्लॉय करना, काम करना है। आप यूएस के डाटा सेंटर में डाटा नहीं भेज सकते। ये गवर्नमेंट की पॉलिसी हो गई। तो जब कंप्लायंस हम जो फॉलो करते हैं किसी प्रोडक्ट को डिजाइन करते समय, तो हमें देखना पड़ता है कि हमारे जो कस्टमर है जो उसको यूज करेंगे वो कहाँ के हैं, और जिस कंट्री के है तो वहां पर क्या कोई गवर्नमेंट पॉलिसी ऐसी है क्या। तो ये सब देख करके हमें एप्लीकेशन को डिजाइन करना पड़ता है, डेवलपमेंट करने से पहले। तो वहाँ कंप्लायंस को हमें फॉलो करनी पड़ती है। फिर इसके बाद आता है वेंडर लॉकिंग। वेंडर लॉकिंग का मतलब ये होता है कि जैसे एग्जांपल के लिए आप कोई एआई का एप्लीकेशन डिजाइन कर रहे हैं, और सपोज मैंने कोई क्लाउड प्रोवाइडर ले लिया एजोर। तो एजोर क्लाउड प्रोवाइडर को लेकर के मैंने अगर काम किया, तो क्या मैं ऐसा कोई डिजाइन कर रहा हूँ, ऐसा एप्लीकेशन बना रहा हूँ, उसके बाद ये फिक्स हो गया कि भाई मैं एजोर के अलावा किसी में जा ही नहीं सकता। तो इसको बोलते हैं वेंडर लॉकिंग। यानी आपने ऐसा डिजाइन कर दिया, डिप्लॉयमेंट, डेवलपमेंट, और जो आपका एनवायरनमेंट की सेटिंग, डाटा, ये सब ऐसा सेट कर दिया कि आप एक जगह फिक्स हो गए। आप वेंडर चेंज नहीं कर सकते। एजोर पे आपने बना दिया तो एजोर पे ही चलेगा। तो आपको इससे बचना है। आपको डिजाइन करते समय ये ध्यान रखना है कि कल की डेट में अगर आप क्लाउड भी चेंज कर देते हो, एनवायरनमेंट चेंज कर सकते हो, तो आसानी से कर सको, एकदम से फिक्स नहीं होना। और फिर इसके बाद एक वर्ड आता है मॉडल ड्रिफ्ट। तो मॉडल ड्रिफ्ट का मतलब ये होता है कि आपने मॉडल बनाया, आपने इसको ट्रेन किया, आपने उसको बहुत ही परफॉर्मेंस उसका बढ़ा दिया, और आपके हर क्वेश्चन का जवाब वो प्रॉपर दे रहा है, एक्यूरेट दे रहा है। लेकिन क्या समय के साथ वो एक्यूरेसी बनी रहेगी? आज मान लो 2026 में आपका जवाब बहुत अच्छा एक्यूरेट आ रहा है, तो क्या 2030 में या उसके बाद भी क्या एक्यूरेसी उतनी रहेगी, कम होती चली जाएगी? लेकिन अगर आपने मॉडल ड्रिफ्ट में चला गया आपका, तो मॉडल ड्रिफ्ट का मतलब ये होता है कि उसकी जो एक्यूरेसी कम होती चली जाएगी समय के साथ। तो यानी जब भी आप कोई ऐसा डिजाइन करते हो, प्लान करते हो, तो डेफिनेटली आपको ऐसा डिजाइन करना है जिसमें वो समय के साथ उसकी एक्यूरेसी बढ़ते रहे। उसका जो डाटा उसके पास आ रहा है उससे वो ट्रेंड, खुद को अपने आप को ट्रेन करता रहे, अपने आप को और इंटेलिजेंट करता रहे, ताकि हमेशा आपको एक्यूरेसी प्रॉपर मिलते रहे। ठीक है। अब जैसे यहाँ पर आते हैं, यूज केस में आ रहे हैं। तो यूज केस में देखते हैं बैंकिंग को पायलट। तो बैंकिंग को पायलट का काम क्या रहेगा, एक प्रकार का असिस्टेंट है। आप इसको बैंकिंग चैटबॉट भी बोल सकते हो, को पायलट भी बोल सकते हो। ठीक है। तो ये क्या करेगा, तो जैसे मान लो कि शो कस्टमर रिस्क। तो अगर मान लो कोई कस्टमर का रिस्क देखने के लिए किसी ने प्रॉम्प्ट दे दिया, तो वो क्या करेगा, तुरंत उसके बारे में पूरा डिटेल्स बता देगा। कि वो कस्टमर के पहले पास्ट डाटा को उठा के लाएगा, पैटर्न्स चेक करेगा। जैसे कि कोई कस्टमर होते हैं ना, अपना ईएमआई को पे करने के लिए क्रेडिट कार्ड लगा देते हैं, तो वो ठीक जो भी डेट रहता है उस डेट को अपने आप कटता रहता है, और 2 साल हो जाता है, 5 साल हो जाता है,
मतलब एक दो दिन आगे पीछे भी नहीं होता है। तो आप सोचो कि अगर उस कस्टमर के लिए अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए तो वो कितना एक्यूरेट जवाब देगा। वो बताएगा कि सबसे बेस्ट कस्टमर है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर कहीं पैटर्न दिख गया कि वो पास्ट में भी ऐसा हुआ था कि 3 4 महीना नहीं दिया था, बाद में एक साथ जमा किया था, फिर अचानक 4 5 6 महीना दिया समय पे, फिर उसने ईएमआई चेंज चेंज वैसी कर दिया, तो इस प्रकार से वो रिस्क को उठा के बताएगा। बताएगा कि भाई ये कस्टमर बहुत रिस्की है, इसका पास्ट हिस्ट्री भी गलत था और अभी करंट में भी ये ऐसा कुछ कर रहा है, तो आगे का फ्यूचर भी इसका गलत हो सकता है। तो ये बैंकिंग कोपायलट बहुत हेल्प करता है। अब जैसे एआई चैटबॉट, हर एप्लीकेशन में जब भी आप वेब एप्लीकेशन खोलते हो, मे आई हेल्प यू करके राइट साइड में एक चैटबॉट ओपन हो जाता है। तो ये चैटबॉट कंपनी इसीलिए डाल रही है ताकि वो 24/7 सपोर्ट दे सके। अगर ये नहीं है तो क्या होगा, उसको कॉल सेंटर बनाना पड़ेगा, जहाँ पर फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट और नाइट शिफ्ट के लिए आपको एम्प्लॉय रखना पड़ेगा, जो कस्टमर के कॉल को अटेंड करे, किसी को भी कोई प्रॉब्लम आ रही है। तो अभी उसकी जगह क्या कर रहे हैं, चैट बोट लगा रहे हैं, और चैट बोट वही सपोर्ट करेगा जो एक एम्प्लॉय सपोर्ट कर सकता है कॉल पे। ठीक है। फिर उसके बाद है आपका रिकमेंडेशन सिस्टम। रिकमेंडेशन सिस्टम अभी मैंने बताया था, यूट्यूब का एग्जांपल देके बताया था, सेम नेटफ्लिक्स वाला भी यही काम कर रहा है। अमेजन भी ये काम कर रहा है, अमेजन फ्लिपकार्ट। रिकमेंडेशन मतलब वही होता है कि जो आपके कस्टमर है उसके बिहेवियर को अंडरस्टैंड कर लेना, कैप्चर कर लेना, और उसकी अकॉर्डिंग ऑफर्स को, उसके अकॉर्डिंग कंटेंट को बार बार सामने ला करके दिखाना। ये रिकमेंडेशन सिस्टम कहलाता है। राइट, ताकि आप प्रमोट कर सको अपने एप्लीकेशन को। फिर इसके बाद होता है फ्रॉड डिटेक्शन। तो फ्रॉड डिटेक्शन का मतलब क्या है कि कोई ऐसा ट्रांजेक्शन हुआ है जिसमें आपको डाउट है, ठीक है, यानी कि कहीं फ्रॉड हो गया है, तो उसको अपन बोलते हैं फ्रॉड डिटेक्शन। जैसे एनोमली और फ्रॉड में फिर से बता देता हूँ क्या होता है। राइट, ठीक है। एनोमली पहले समझाता हूँ। एनोमली का मतलब ये होता है कि जैसे आपकी कंपनी में बहुत सारे एम्प्लॉय है और सबके पास लैपटॉप है। अब किसी का लैपटॉप अगर मान लो खराब हुआ और उसने कंप्लेंट दिया, तो बाहर से कोई वेंडर का व्यक्ति आया और उसने उसको रिपेयर किया और 500 रुपीज चार्ज ले लिया। सेम इसी प्रकार से जब जब लैपटॉप खराब हो रहा है तो उसमें 500 रुपया 600 रुपया का बिल बनते जा रहा है। लेकिन अचानक कोई लैपटॉप खराब हुआ और उसका बिल 5,000 रुपये का आ गया। तो जैसे वो 5,000 की एंट्री होगी ना, तो आपका एआई सिस्टम तुरंत चेक करेगा और एक अलर्ट मेल डाल देगा कि भाई कुछ एनोमली डिटेक्ट हुआ है, ये 5,000 जो है ना पैटर्न से मैच नहीं हो रहा है। पास्ट पैटर्न में 500 400 600 इस प्रकार से पैटर्न था, लेकिन 5,000 एक बहुत बड़ा डिफरेंस आ गया। तो आप चेक करो ये सही है कि नहीं। अगर वाकई में वहां पर 5,000 लगा है तो आप जा करके उसको ओके कर दोगे, हाँ ठीक है ये सही है 5,000। बट लेकिन आपको अलर्ट मिला, आप अलर्ट हो जाओ, एक बार देखो तो सही कि वाकई में क्या है, 5,000 क्यों आया। आप क्वेश्चन पूछो बुला करके कि 5,000 का बिल क्यों आया। तो इसको एनोमली डिटेक्शन बोलते हैं। फ्रॉड का मतलब होता है जहां पर ये कंफर्म है फ्रॉड हो गया। जैसे कि यहाँ पर बताया हुआ है कि आपका बॉम्बे में एक व्यक्ति ने कार्ड को यूज किया, क्रेडिट कार्ड को, 9 बजे सुबह, और तुरंत 9:10 में वही क्रेडिट कार्ड जो है अमेरिका में यूज हुआ। ये फ्रॉड हो गया। फ्रॉड इसलिए हो गया क्योंकि 10 मिनट के अंदर वो बॉम्बे से अमेरिका नहीं जा सकता। तो इसको हम क्या बोलेंगे, फ्रॉड ही बोलेंगे, और कंफर्म फ्रॉड है। या फिर जैसे आप बोला जाए कि एक एक का लैपटॉप है इंटरनेट पे, और आप उसमें लॉग इन कर रहे हो, और आप लगातार 10 15 या 40 50 क्रेडेंशियल से लॉग इन कर लिए सक्सेसफुली, लेकिन ऐसा नहीं होगा, वो तुरंत एआई पकड़ लेगा कि एक आईपी से मल्टीपल क्रेडेंशियल से कैसे लॉग इन हो सकता है। उसके बाद इतने सारे लॉगिन एक व्यक्ति के पास कैसे आएंगे। तो इस प्रकार के फ्रॉड डिटेक्शन मैं एक दो बता रहा हूँ, लेकिन ऐसे हजारों है। ये डेवलप करना पड़ता है, एआई जब आप बनाते हो उसमें आपको ये सारे रूल सिस्टम लगाने पड़ते हैं, तो ये काम करता है उस हिसाब से, तो आपके फ्रॉड को वो क्या करेगा, डिटेक्ट करेगा। तो एंटरप्राइज यूज केस में प्रिडक्टिव मेंटेनेंस। प्रिडक्टिव मेंटेनेंस क्या होता है कि जैसे मान लो कि फैक्ट्री में मोटर वाइब्रेशन इंक्रीज हो गया। जैसे कि मैं बता रहा था इसके पहले कि कोई मशीन का पार्ट है गर्म हो रहा है, यहाँ पर बता रहा है कि वाइब्रेशन इंक्रीज हो रहा है। तो जो हमारा एआई का सिस्टम है ना, वहां पर डिटेक्ट हो जाएगा कि भाई ये वैल्यूज अचानक चेंज हो गई। अभी तक तो ये सेम वैल्यू दे रहा था, इसकी वैल्यू या तो डाउन हो गई या ज्यादा हो गई है, तो उसको डिटेक्ट कर लेगा, अलर्ट जारी कर लेगा, ताकि आकर देख लो भाई कुछ गड़बड़ तो नहीं है। उसको पूरी तरह खराब होने से पहले आप उसको रिपेयर कर लो। तो ये सब आपका जो है प्रोडक्ट मेंटेनेंस में आता है।
जैसे कि आपका जनरल इलेक्ट्रिक है, इंडस्ट्रियल मोटर मॉनिटरिंग है। तो इंडस्ट्रियल में क्या होता है एक्चुअली में ना, जगह जगह सेंसर लगे होते हैं। टेम्परेचर सेंसर हो सकते हैं, मोशन सेंसर हो सकते हैं, जीपीएस के सेंसर भी लगे रहते हैं, जो ये डाटा को इधर से उधर ट्रांसफर करते हैं। तो ये सब जो डाटा की स्ट्रीमिंग आती रहती है, और ये कंटिन्यूअस आती रहती है। आप ये मान के चलो कि एक एक सेकंड में काफी ज्यादा मात्रा में डाटा रहता है, क्योंकि ये स्ट्रीमिंग टाइप की आ रही है। और इसको मॉनिटरिंग एआई के द्वारा ही कर सकते हैं, और कोई दूसरा चांस ही नहीं है। तो जब इतने सारे डाटा कंटिन्यू मूव हो रहे हैं, और डाटा कलेक्ट हो रहे हैं, और मशीनें कितनी सारी होंगी, हर मशीन का डाटा एक एक सेकंड में सेंड होते जा रहा है। तो इसके लिए आपका एआई सिस्टम होता है जो प्रॉपर उसको मॉनिटरिंग करते रहता है, उसका हिस्ट्री देखता है, पैटर्न देखता है, और उसके हिसाब से काम करता है। तो फाइनल मैसेज क्या है? एआई स्टार्ट्स एज ऑटोमेशन, ग्रोस इनटू इंटेलिजेंस, एंड एंड्स एज ऑटोनोमस एंटरप्राइज ट्रांसफॉर्मेशन। यानी कि जो एआई जो स्टार्ट हुआ है, वो ऑटोमेशन से हुआ है। जैसे ट्रेडिशनल अपन जो काम करते थे, ट्रेडिशनल से तुरंत ऑटोमेशन पे आए। और सोचो उसके बाद, जैसे मैंने अभी हिस्ट्री बताया था ना, कैसे बढ़ता चला गया एआई, लेकिन उसका एंड कहाँ पर है? लास्ट जिसको बोलते हैं वो है ऑटोनोमस। और ये ऑटोनोमस आ जाएगा करके लोग बोल रहे हैं कि नौकरी खत्म होगी। सभी की खत्म होगी, केवल आईटी इंजीनियर की नहीं। चाहे वो एचआर हो, कैशियर हो, हर प्रकार का कोई भी व्यक्ति जो मशीन को ऑपरेट कर रहा है। तो इस प्रकार से धीरे धीरे ऑटोनोमस का मतलब ही वही हुआ। मैंने बताया था डार्क फैक्ट्री। तो डार्क फैक्ट्री, उसको कुछ लोग ब्लैक फैक्ट्री भी बोलते हैं, बट डार्क फैक्ट्री के नाम से एक बार सर्च करो। वो एक्चुअली में ऑटोनोमस है। और ऐसी फैक्ट्री इंडिया में दो जगह लग चुकी है। बट अगर उसका रिजल्ट अच्छा रहा, तो मेरे ख्याल से और भी बिजनेसमैन उसको फॉलो करना चालू करेंगे, जिसमें ह्यूमन की जरूरत ही नहीं पड़ती है। पूरे रोबोट्स होते हैं, ऑटोमेटिक मशीन्स होती है काफी, और एआई के द्वारा वो कंट्रोल्स रहती है, और वो अपने आप चलते रहती है। उसमें कोई ह्यूमन का इंटरवेंशन वगैरह बिल्कुल नहीं रहता है। उसको ऑटोनोमस बोलते हैं। तो ये अब धीरे धीरे आने वाला है, इसलिए एआई को लेकर के इतना डर बैठा है। थैंक यू टीम, आज के सेशन